जय हिंद टू ऑल। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम अध्ययन करेंगे प्रस्तावना का। प्रस्तावना में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना कैसी है, शब्दशः है, प्रस्तावना के मूल तत्व क्या क्या है, या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम प्रस्तावना का उसमें विभाजन करेंगे। प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना के बारे में लोगों के महत्वपूर्ण कथन क्या हैं, और प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या हैं, और प्रस्तावना पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। आप इन सब बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। जैसा आपने देखा होगा कि प्रत्येक पुस्तक के प्रारंभ में एक प्राक्कथन दिया होता है या भूमिका दी हुई होती है। ये प्राक्कथन उस पुस्तक का सार होता है, जिसे पढ़कर पुस्तक के विषय में आप प्रारंभिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसी तरह संविधानों में एक प्रस्तावना होती है जिसमें शासन व्यवस्था के मूल आधारों का, उसका दर्शन, उसका स्वरूप, लक्ष्य आदि का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार हमारे देश की प्रस्तावना में भी हमारे देश के संविधान का दर्शन अंतर्निहित है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? हमारे संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया वह उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1940 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के लिए बनाए जाने वाले संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और शासन व्यवस्था की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यह एक प्रकार का घोषणा पत्र था जिसमें बताया गया था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हम किस प्रकार का शासन तंत्र स्थापित करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किधर जाना है। संविधान निर्मात्री सभा ने 8 दिनों तक उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के उपरांत 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं कि प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग, इससे क्या प्रकट होता है कि ये हमारा संविधान है, हमने बनाया है, जनमत प्रकट होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना के स्रोत के बारे में कहा है कि ये 2 महान क्रांतियों के आदर्शों से प्रेरित है। पहला फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, और रूसी क्रांति से सामाजिक और आर्थिक न्याय। आइए देखते हैं हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है। बच्चों देखिए, प्रस्तावना एक ऐसी चीज़ है कि ये सभी के लिए हूबहू आनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी और एक नागरिक की दृष्टि से भी आनी चाहिए। तो देखिए, प्रस्तावना का वाचन करते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ऐसी संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान में लिखी हुई है। आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के हर एक शब्द पर विस्तार से विचार करेंगे। इस दृष्टि से
प्रस्तावना को हम निम्नलिखित भागों में बांट लेते हैं, जैसे सत्ता का स्रोत क्या है, राज्य और सरकार का स्वरूप क्या है, शासन व्यवस्था के लक्ष्य क्या हैं और संविधान का अधिनियमन जो अंतिम भाग में है। देखते हैं सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत कहा गया है कि हम भारत के लोग, इन शब्दों से प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हम भारत के लोगों का मतलब है भारत के वयस्क मतदाता जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं वो। और इस तथ्य को और स्पष्ट करने के लिए मैं बताऊं कि संविधान का स्रोत जनता है। इसका मतलब यह है कि हम भारत के लोग, ये प्रकट करता है कि संविधान का स्रोत जनता है। राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से जनता में है, जिसका प्रयोग करते हुए स्वेच्छा से संविधान का निर्माण किया गया है। यानी संविधान हम पर किसी ने बाहर से नहीं थोपा है। संविधान हमारी इच्छा है, हमने हमारी इच्छा से बनाया है। अगली जो बात है, राज्य और सरकार का स्वरूप। राज्य और सरकार का स्वरूप। प्रस्तावना का दूसरा भाग इस बात को निश्चित करता है कि राज्य और सरकार का स्वरूप क्या होगा। इसे बताने के लिए प्रस्तावना में 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आओ देखते हैं एक एक का विस्तार से अर्थ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुके हैं। आंतरिक रूप में हम सर्वशक्तिशाली हैं और बाहरी रूप से हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होगा और संविधान प्रभुता संपन्न व्यक्तियों द्वारा निर्मित प्रभुता संपन्न राज्य की स्थापना करता है। आइए समाजवादी। देखिए समाजवादी 42वें संविधान, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में जब संविधान सभा में केटी शाह ने इसे जोड़ने का आग्रह किया था, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जोड़ने से मना कर दिया और कहा कि समाजवाद हमारे संविधान के सिद्धांतों में अंतर्निहित है, इसलिए इसे अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। और संविधान में समाजवाद का अर्थ भी स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 1955 में कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन में भी इसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी। कहा गया है कि सभी को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना, सभी को अवसर की समानता प्रदान करना, समाज में शोषण व विभेद को समाप्त करना और एक समाजवादी समाज की स्थापना करना समाजवाद का अर्थ है। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको समय समय पर स्पष्ट किया है। तो समाजवाद संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाएगा और आर्थिक शोषण का अंत करके हर व्यक्ति को जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करते हुए समतावादी समाज की स्थापना करना है। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो धीरे धीरे संवैधानिक साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ भी संविधान में स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस शब्द को जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरे शब्दों में संविधान धर्म तंत्र का निषेध करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारी पंथ निरपेक्षता सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है जो सांप्रदायिक सद्भाव और सहिष्णुता पर आधारित है।
दूसरे शब्दों में हम कहें कि भारत में पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म का राजनीति से पृथक्करण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव, अर्थात राज्य के द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान बर्ताव किया जाएगा। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है इस शब्द से केवल सरकार के स्वरूप का नहीं, वरन एक विशेष प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का बोध होता है। लोकतंत्रात्मक शब्द का अभिप्राय यह है कि समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। जब लोकतंत्र का शब्द आता है तो उसके मायने यही होते हैं कि जो प्रतिनिधि सरकार होगी, निर्वाचित सरकार होगी, बहुमत की सरकार होगी और जिसमें व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की जाएगी, और सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार, ये लोकतंत्र में के अर्थ में अंतर्निहित हैं। तो यहाँ कह सकते हैं जो समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित है और जनता के प्रति उत्तरदायी है, वो लोकतांत्रिक है। आगे का गणराज्य। गणराज्य का मतलब दो तरह से है, एक नकारात्मक रूप में और संकुचित रूप में, कि भारत का प्रधान कोई वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि भारत का प्रधान देश की जनता द्वारा निर्वाचित होगा। एक अर्थ तो गणतंत्र का ये है। दूसरा अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सहित सभी सर्वोच्च पद भारत के सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो क्या देखते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख देश की जनता के द्वारा निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति सहित सभी पदों के लिए किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है, अर्थात संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। यह है गणराज्य। शासन व्यवस्था के लक्ष्य क्या है? न्याय। हमारे संविधान में प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आइए, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना अपने विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, यह है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है कि उत्पादन के साधनों का इस तरह वितरण किया जाए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके और उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाए। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 38 और 39 में विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करने का प्रयास करेगा जिससे लोक कल्याण की उन्नति हो, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भविष्य की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन के साधनों के सर्वसाधारण हित में प्रयोग, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों और बच्चों के हितों के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ये आर्थिक न्याय से संबंधित बातें हैं कि इस तरह हमारे जो उत्पादन के साधन हैं वो कि किसी एक व्यक्ति का में केंद्रित ना हो जाएं, बल्कि समुदाय की भलाई के लिए सार्वजनिक हित में उनका प्रयोग किया जाए। और हमारे नीति निर्देशक तत्व विशेषकर 38 और 39 में ये बात सुनिश्चित की गई है। राजनीतिक न्याय, इसका अर्थ है सभी लोगों को मतदान करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली होगी। शासन व्यवस्था के क्या लक्ष्य हैं देखते हैं। स्वतंत्रता, ये शासन व्यवस्था के लक्ष्य चल रहे हैं। पहला था न्याय, सामाजिक, आर्थिक न्याय। अब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की चर्चा की गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये शब्द प्रस्तावना में आए हैं। तो देखते हैं कि उद्देश्य का में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने का आश्वासन दिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए
संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से 28 में इन स्वतंत्रताओं को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है। विस्तार से जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो सभी इन स्वतंत्रताओं का जिक्र करेंगे। अगला शासन व्यवस्था का लक्ष्य है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। संविधान में प्रदान किए गए मूल अधिकारों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 में दो बात कही गई है कि कानून के समक्ष समानता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर देने का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म करने का प्रावधान किया गया है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों की हैसियत समान है, किसी को भी दूसरे के मुकाबले में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार का प्रावधान है। अगला है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा बंधुता। उद्देशिका की इन पंक्तियों में दो प्रमुख लक्ष्य राष्ट्र की एकता तथा अखंडता निर्धारित किए गए हैं। इनकी प्राप्ति के लिए दो आदर्श व्यक्ति की गरिमा तथा बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अखंडता से तात्पर्य है कि भूभागीय एकता और एकता से तात्पर्य है विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न भागों और जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। और व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत व्यक्ति की प्रधानता का विचार निहित है। इसके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। इसको जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें ये स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि व्यक्ति की प्रधानता कैसे सुनिश्चित की गई है कि हमारे संविधान में जब मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन वो व्यक्ति को दिए गए हैं और राज्य के खिलाफ दिए गए हैं। इसलिए हमारे संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। संविधान का अधिनियमन। संविधान का अधिनियमन प्रस्तावना के अंत में संविधान को अंगीकृत करने का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, इनेक्ट इसको लागू करते हैं, अधिनियमित करते हैं और गिव टू अवरसेल्व्स और अपने आप को सौंपते हैं। इन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट हैं। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हों तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। प्रस्तावना की उपयोगिता को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? क्यों कहा गया कि संविधान की शक्तियों का स्रोत है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय कराती है कि हमारा राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य इस प्रकार से। संविधान के उद्देश्य का परिचय कराती है, संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी है और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण। उद्देश्य संविधान के प्राधिकार का स्पष्ट करना, संविधान के निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करना,
संविधान के अधिनियमन की तिथि का उल्लेख करना। अब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथन जो प्रस्तावना के बारे में कहे गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और हमको आने भी चाहिए। तो के एम मुंशी ने क्या कहा है? के एम मुंशी ने कहा है कि ये राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री, के एम मुंशी। पंडित गोविंद दास के अनुसार उद्देशिका को आदिवाक्य और संविधान की आधारशिला कहा, पंडित गोविंद दास ने। और वी एन गाडगिल के अनुसार उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नंदी पाठ से की जा सकती है। नाटकों का नंदी पाठ जब का मतलब है कि नाटकों का मंगलाचरण को नंदी पाठ कहा जाता है, इसलिए हमारे संविधान का मंगलाचरण है। पंडित ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं? उद्देशिका संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। अब प्रश्न आ जाए कि संविधान की आत्मा किसने कहा? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। ये संविधान की कुंजी है, ये भी ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। वे प्रस्तावना के पाठ से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। आइए देखते हैं। उद्देशिका में बहुत से निर्णय आए, बड़े विवाद थे कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाए कि ना माना जाए, लेकिन मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब उद्देशिका का प्रस्तुत हो रही थी उसी समय ये प्रस्ताव पास किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग बने। और बाद में भी अनेक निर्णयों में तरह तरह से कहा गया। जैसे देखते हैं, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये निर्णय दिया कि न्याय योग्य नहीं है। बेरुबारीवाद 1960 के महत्वपूर्ण निर्णय में क्या किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है वहाँ उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है उद्देशिका। लेकिन इसमें कहा गया कि संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन ये विधिक निर्वचन में जरूर सहायता करती है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था केशवानंद भारती और एस.आर. मुंबईवाद, जो वर्तमान में भी ये निर्णय प्रस्तावना के बारे में माने जाते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ये बहुत ही मील का पत्थर निर्णय है संविधान के बारे में, न केवल प्रस्तावना के बारे में, संविधान के बहुत से उपबंधों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका सहायता करती है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किंतु उद्देशिका में कोई भी संशोधन इस प्रकार नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे को प्रभावित करे। तो इसी बाद में मूल ढांचे की अवधारणा भी आई और सेम ही बात एस.आर. मुंबईवाद में भी दोहराई गई जो 1994 में आया। उसमें कहा का उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका के निर्णय सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है, उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। उद्देशिका विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, इसे किसी भी रीति से संविधान का औपचारिक भाग नहीं कहा जा सकता। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कहता है कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। ये संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, इसमें भी इसे संविधान का अंग नहीं माना गया है। तो फिर केशवानंद भारती बाद में फिर सुन लो कि उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण भाग है।
उद्देशिका संविधान के निर्वचन में सहायता करती है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किंतु उद्देशिका में कोई भी संशोधन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि जो मूल ढांचे को प्रभावित करे। एसआर मुंबई बाद में 1994 में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। तो अब ये उद्देशिका को संविधान का भाग किससे माना गया और किससे नहीं माना गया? तो देखिए, बेरूबारी बाद में संविधान में उद्देशिका को नहीं माना गया, भाग नहीं माना गया। सज्जन सिंह में भी नहीं माना गया, गोपालन में भी नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद और एसआर मुंबई बाद ऐसे हैं जिनमें उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, संविधान का भाग है। आइए देखते हैं उद्देशिका पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार क्या है या स्रोत क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है, और ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। और संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार। संविधान की उद्देशिका किस भाव को स्पष्ट करती है? संविधान का आदर्श व उद्देश्य को स्पष्ट करती है। उद्देशिका का कौन सा शब्द इस भाव को स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राज्य नहीं होगा, गणतंत्र? उद्देशिका संविधान का मुख्य आधार है। ये व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में दी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दी। उद्देशिका अपने आप में ना तो शासन की शक्ति का स्रोत है, ना ही शासन की शक्ति से वंचित करने का साधन। ये न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने इंदिरा राजनारायणवाद में कहा। प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित की गई? 42वें संविधान संशोधन में। उद्देशिका में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए? श्रीमती इंदिरा गांधी। सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह परिभाषा प्रस्तावना के किस लक्षण को प्रकट करती है? ये राजनीतिक न्याय को प्रकट करती है। संविधान की उद्देशिका संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये कथन किसका है? के.एम. मुंशी का है। क्या उद्देशिका को न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है? नहीं। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा ने उद्देशिका को प्रारूप संविधान की द्वितीय वाचन के अंतिम दिन अर्थात 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित समिति, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है, की सिफारिश पर जोड़े गए। जे.आर. शिवाच ने उद्देशिका को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। उद्देशिका संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है, किसने कहा? न्यायाधीश सुब्बा राव ने। उद्देशिका संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका पर किस विदेशी संविधान का प्रभाव है? अमेरिका का। 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ध्यान रहे कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए। भारत के संविधान निर्माताओं का मत किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 से भारत सरकार संविधान दिवस मनाना शुरू की, कि वो उनका जयंती वर्ष था 2000। तो ये था उद्देशिका। जय हिंद, धन्यवाद।